विद्यार्थी मित्रों, हम लोग हिंदी भाषा इस पेपर क्रमांक 10 के अंतर्गत भाषा का स्वरूप या परिभाषा के संदर्भ में विचार मंथन कर रहे हैं, जिसमें हम भाषा के संदर्भ में कई भारतीय विद्वानों की परिभाषाएं भी अध्ययन के तौर से देखी है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना या कहना है, और भाव अभिव्यक्ति का साधन भाषा है, विचार मंथन का साधन भाषा है, विचार करने का साधन भाषा है। ऐसी एक भाषा के संदर्भ में सामान्य ढंग का अध्ययन किया है। तो आज इस वीडियो में हम पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा बताई हुई भाषा की परिभाषा के संदर्भ में विचार मंथन करेंगे। भारतीय विद्वानों ने कि जो कामता प्रसाद गुरु, आचार्य किशोरीदास, श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना, इनकी परिभाषाओं को हम जान चुके हैं। अब प्लेटो ये पाश्चात्य विद्वानों में सबसे शीर्षस्थ ऐसा नाम माना जाता है। प्लेटो भाषा के संदर्भ में कहते हैं, परिभाषा स्क्रीन पर है, देखो। वो कहते हैं कि विचार आत्मा की मुख्य बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। थोड़ा ध्यान में दो कि विचार आत्मा की मुख्य बातचीत है, मतलब हम विचार करते हैं तो मस्तिष्क में नहीं कि ये सर्वस्व चलता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। नहीं कि हमारे अंतरतर में ही नहीं कि ये विचार नहीं कि कहीं ना कहीं मंडराते हुए दिखाई देते हैं, मतलब ये मुख है, उसको वाणी नहीं है। विचारों को वहाँ पर वाणी नहीं, अंतर्गत हम नहीं कि ये विचार मंथन करते हैं। मैं जो विचार कर रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि ये विचार मुख होते हैं। मगर वही मुख विचार जब ध्वन्यात्मक होकर प्रकट होते हैं तो भाषा की संज्ञा प्राप्त करते हैं। मतलब मेरे मन में जो विचार है वो विचार अब ध्वनियों के मुख विवर के माध्यम से मैं आपके सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ, वो भाषा के माध्यम से कर रहा हूँ, तो उसे मेरे विचार जो आपके सम्मुख प्रकट हो रहे हैं तो वो ने कि भाषा के माध्यम से हो रहे, इसलिए इसे भाषा कहा गया। और विचार ये भी भाषा में हम करते हैं, लेकिन ये क्या है, मुख है, वो प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो ये अपने पास ही रहते। विचार एक व्यक्ति के पास ही स्वयं जब तक वो प्रकट नहीं करता तब तक वो अपने पास ही रहते हैं, लेकिन भाषा के माध्यम से वे दूसरों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए विचार दूसरों तक पहुंचाने का साधन भाषा है, ऐसा कहे तो भी प्लेटो की परिभाषा में वो नहीं कि उसका अर्थ नहीं कि हमें निहित होता है। तो ध्यान में रखो, प्लेटो कहता है कि विचार आत्मा की मुख्य बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। दूसरे विद्वान हैं क्रोचे। क्रोचे कहते हैं भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनियों को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। वो थोड़ा सा विस्तृत ढंग से भाषा के बारे में परिभाषा कहते हैं। वो कहते हैं कि भाषा क्या है, उस स्पष्ट, अस्पष्टता ना हो उसमें, स्पष्ट, सीमित मतलब थोड़े में, ज्यादा विस्तार नहीं, स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित, कि उसको एक उचित रूप से गठित, उसका अर्थ है कि नियोजित रूप से नहीं कि गठन करते हुए सुसंगठित ध्वनियों को, कि भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनियों को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है, जो
व्यक्त करने के लिए नियुक्त की जाती है। मतलब अ से ग तक या अंग्रेजी भाषा में ए से झड़ तक जो ध्वनियां हैं वो स्पष्ट, सीमित तथा कि एक विशिष्ट ढंग से उसका गठन किया गया। तो ऐसे गठन की हुई ध्वनियों को यहाँ हम व्यक्त करने के लिए माध्यम बनाते हैं, तो उसे यहाँ भाषा कहना चाहिए, ऐसा क्रोचे का कहना है। हेनरी स्मिथ कहते हैं, जिन ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। स्पष्ट सरल सी परिभाषा, हेनरी स्मिथ की परिभाषा बिल्कुल सरल है। जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है, मतलब व्यक्त ध्वनि नहीं कि मैं जो व्यक्त हो रहा हूं, नहीं कि इससे क्या है, मेरे विचारों की अभिव्यक्ति हो रही है, तो उसे भाषा कहना चाहिए। जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे यहाँ भाषा कहा गया। आगे की परिभाषा है ये एच गार्नियर। ये भी देखिए बहुत ही भाषा के क्षेत्र में विचार मंथन करते हुए परिभाषा बताने वाले विद्वान माने जाते हैं। उनकी परिभाषा ये देखिए, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उनके समूहों को भाषा कहते हैं। ये भी सरल परिभाषा। विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए क्या है, हम व्यक्त एवं स्पष्ट रूप से कोई ध्वनि संकेत का व्यवहार करते हैं। अ से ग तक, ए से जड़ तक, देखिए विभिन्न लिपियों के चिन्हों को हम यहाँ पर आधार लेते हैं, अपने विचार प्रकट करने के लिए उनका आधार लेते हैं और उसके द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। तो ये समग्र ध्वनि समूहों को ही यहाँ भाषा कहना चाहिए। तो ये पाश्चात्य विद्वान जो परिभाषाएं देते हैं वो सैद्धांतिक रूप की है। तो उन्होंने लगभग सभी विद्वानों ने उन्होंने ध्वनि संकेत या ध्वनि चिन्हों को ही भाषा का एक प्रतीक या मूल माध्यम यहाँ माना है। ब्लॉक और ट्रेगर इनकी परिभाषा देखिए, वो भी कहते हैं कि भाषा मुखोच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक समुदाय के सदस्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं। क्या है भाषा? मुखोच्चारित मतलब मुख के द्वारा उच्चारित, यादृच्छिक मतलब ये एक यादृच्छिक ध्वनि नहीं कि अपने प्रसंग के अनुसार जिसका उपयोग हम जिस ध्वनियों का उपयोग करते हैं वैसे यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। देखिए जैसे देखिए अनुषंगिक या तत्काल नहीं कि हमें जो बात करनी है उस ध्वनि को यहाँ हम लाकर नहीं कि अपनी बात प्रकट कर सकते हैं। तो भाषा मुखोच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक समुदाय के सदस्य परस्पर विचार मंथन करते हैं। समझो कि अपना बीए तृतीय वर्ष की कक्षा है, अपना एक समुदाय है, तो वो हम जिस ध्वनि संकेतों के माध्यम से विचार विनिमय करते हैं वो ध्वनि संकेत ही हमारे लिए भाषा है। तो ये पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात हम एक विशिष्ट ढंग की परिभाषा भाषा की बना सकते हैं। वो इस ढंग की यहाँ मुख से उच्चारित ऐसे परंपरागत सार्थक एवं ध्वनि संकेतों की समष्टि ही भाषा है जिनकी सहायता से हम आपस में अपने विचारों भावों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब भाषा क्या है? मुख से उच्चारित होने वाली परंपरागत और अर्थ प्रदान करने वाले ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है जिसकी सहायता से हम आपस में अपने विचार मंथन या अपने भाव एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, दूसरे के विचार हम ग्रहण कर सकते हैं, उसे हम यहाँ भाषा कहते हैं। तो अंततः भाषा का स्वरूप आपके ध्यान में आया होगा। तो भाषा हम किसे कहेंगे? भाषा भाव अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है। मतलब अपने
मन में चलने वाले जो भाव है वो भाव प्रकट करने का प्रमुख माध्यम भाषा है। भाषा के माध्यम से हमारे भाव हम प्रकट कर सकते हैं। भाषा ज्ञान प्राप्ति का साधन है। भाषा है इसलिए तो हमारे पास ज्ञान है। भाषा नहीं होती तो प्राचीन ज्ञान भी हमें नहीं होता। भविष्य में क्या क्या निर्माण करना है इसका भी ज्ञान नहीं होता। हम कंप्यूटर में समग्र सेव करके रखते हैं ज्ञान, वो भाषा के माध्यम से ही रखते हैं। पुस्तकों में जो ज्ञान समाहित है वो भाषा के माध्यम से ही वो समाहित किया गया है। इसलिए भाषा ज्ञान प्राप्ति का साधन है। भाषा मानव सभ्यता संस्कृति के विकास का भी साधन है। भाषा न होती तो हम कहाँ होते इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारी सभ्यता संस्कृति परंपरा कि ये सर्वस्व कि जो आज बन चुका है इसका माध्यम भाषा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा मानवीय सभ्यता संस्कृति के विकास का साधन है। आगे भाषा मौलिक विचारों को संरक्षित करने का साधन है। लेकिन हमारे जो मौलिक विचार है, मूल्यवान विचार, वो हम सुरक्षित भाषा के माध्यम से रख सकते हैं। जैसे कि हमारे बड़े बड़े ग्रंथ कि जो सुरक्षित है यार, संरक्षित कर चुके हैं, वो भाषा के माध्यम से ही करते हैं। प्राचीन जमाने के ग्रंथ आज भी हमें प्राप्त है। रामायण, महाभारत, बुद्ध की जातक कथाएं, संस्कृत के कालिदास के ग्रंथ, ये सब कि आज हमें प्राप्त है तो कि भाषा के माध्यम से ही है। इसीलिए भाषा विचारों को या मौलिक विचारों को सुरक्षित करने का साधन है, संरक्षित करने का साधन है या जतन करने का साधन है। आगे कह सकते हैं कि भाषा मानवीय विकास का मूल आधार है। हमारा जो विकास उत्तरोत्तर हो रहा है, आज हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, अलग अलग ग्रह उपग्रहों का अनुसंधान हो रहा है। जहां न पहुंचे रवि वहां जो हम पहुंचने का भी प्रयास कर रहे हैं, ये केवल भाषा के माध्यम से ही। इसलिए मानवीय विकास जो है वो भाषा के माध्यम से ही संभव है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे और भी भाषा के स्वरूप के बारे में हम कह सकते हैं। भाषा राष्ट्रीय एकता का स्वर है। भाषा के कारण ही राष्ट्रीय एकता निर्माण हो सकती है। वैज्ञानिक विकास भी भाषा के माध्यम से निर्माण हो सकता है। आर्थिक विकास का मूल आधार भी भाषा है। सामाजिक विकास का भी मूल आधार भाषा है। समग्र मानवीय जीवन की उत्क्रांति भाषा के माध्यम से ही हो चुकी है, ऐसा कहे तो भी अनुचित न होगा। भाषा व्यक्ति के वैयक्तिक अनुभवों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भी है। हमारे स्वयं के अनुभव या विचार व्यक्त करने का माध्यम तो ही है। सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति का उपकरण या साधन भी भाषा है। इसलिए विद्वानों का एक वर्ग भाषा को मानव मन की सृजनात्मक शक्ति के रूप में देखता है। मतलब हमारे मन की जो शक्ति है वो भाषा ही है, ऐसा नहीं कि कई विद्वान मानते हैं। इसलिए भाषा, प्रत्येक भाषा की एक निजी पद्धति या व्यवस्था होती है। अंग्रेजी भाषा की परंपरा, उसकी व्यवस्था, बोलने की शैली, लिखन की शैली अलग अलग है। इसलिए प्रत्येक भाषा की पद्धति बिल्कुल अलग अलग होती है। इसलिए यहाँ हमें भाषा का अध्ययन करना है, स्पेशल रूप से हिंदी का ही नहीं। इस चैप्टर में समग्र मानव जाति के भाषाओं के बारे में की विशेषताएं या समग्र मानव जाति जो भाषा का उपयोग करते हुए अपना विचार मंथन करती है, उस भाषा के बारे में यहाँ पर हमें विचार करना है। इसीलिए कि यहाँ मानवीय विचारों को अभिव्यक्त करने का, या जानवर भी अपनी भाषा के माध्यम से विचार मंथन करते हैं, वो उनकी भाषा के बारे में यही तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं। तो इसलिए कई विद्वानों ने भाषा के 3 प्रकार किए हैं। इसमें मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं उसको हम मौखिक भाषा कहेंगे। लिखित भाषा बोले तो लिखते हैं, समग्र ग्रंथों की भाषा लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। और तीसरी भाषा का प्रकार है सांकेतिक भाषा, जो संकेत के द्वारा हम विचार विनिमय करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि रेल का गार्ड और चालक दोनों में संकेतों के माध्यम से कि गाड़ी चलती है। प्रेमी प्रेमिकाएं कि बगैर बोले आँखों के इशारों से अपने अपनी बात यहाँ पर कि प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे संकेत अलग अलग हो सकते हैं।
तो ये भाषा सांकेतिक होती है। तो इस प्रकार इस पहले अध्याय के अंतर्गत हम भाषा की परिभाषा तथा स्वरूप के संदर्भ का यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। तो पहला अध्याय यहाँ पर ही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम